हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है चैप्टर 3 का वन शॉट वीडियो देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर। और ये चैप्टर भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, 7 से 8 मार्क का चैप्टर है ये। और इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सब मिक्सचर है और काफी इजी चैप्टर है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो भी 7-7 8-8 मार्क के चैप्टर्स होते हैं उसमें सबसे पहले ये चैप्टर करो, छोटा चैप्टर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन है। तो करंट जो है वो एनालॉजी समझाइए यहाँ पे कि भाई वाटर जैसे हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। जैसे पाइप ऊपर है, ये पाइप का एंड नीचे है, तो पानी ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। अगर दोनों का लेवल सेम है तो पानी का फ्लो नहीं होगा। सिमिलरली अगर दोनों सेम पोटेंशियल पे है, दोनों जीरो पोटेंशियल पे है, तो करंट का फ्लो नहीं होगा। अगर एक पोटेंशियल हायर है, दूसरा पोटेंशियल लोअर है, तो करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो ये बेसिक चीज है करंट के बारे में। और अब हम लोग जो है डेफिनेशन वगैरह देखते हैं। तो यहां पे पहला डेफिनेशन, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है। अगर कोई वायर है और ये उसका क्रॉस सेक्शन है, जैसे कि यहां दिखाया है, उस क्रॉस सेक्शन में से कितना चार्ज फ्लो हो रहा है इन अ गिवन टाइम। अगर क्यू चार्ज फ्लो हो रहा है टी टाइम में, तो करंट हो जाता है क्यू अपॉन टी, ठीक है। अब करंट जो जो फ्लो ऑफ चार्ज है किसी भी क्रॉस सेक्शन में, वो कांस्टेंट होता नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो हम लोग जो है क्यू बाई टी यूज करते हैं, क्योंकि वो वेरी करता है, इसलिए हम लोग जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल लेते हैं। तो उस टाइम इंटरवल में जो करंट होता है उसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, या इसको तुम एवरेज करंट भी कह सकते हो, ठीक है। और इंस्टेंटेनियस करंट अगर फाइंड करना है तो इसको हम लोग लिमिट कर देते हैं डेल्टा टी को टेंडिंग टू जीरो, और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी, दिस इज डी क्यू बाई डी टी। तो इंस्टेंटेनियस करंट अगर फाइंड करना है तो डी क्यू बाई डी टी है। करंट इज क्यू बाई टी, क्यू इज इक्वल टू एन ई भी लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा एन ई अपॉन टी। तो ये इक्वेशन हम कब यूज करते हैं, जब कांस्टेंट चार्ज फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो करंट की वैल्यू जो है कांस्टेंट हो जाती है। और ये वैल्यू हम लोग कब, ये फॉर्मूला हम लोग कब यूज करते हैं, जब चार्ज जो है वेरिएबल है, मतलब टाइम पे डिपेंड करता है, क्यू इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तब हम ये इक्वेशन यूज करेंगे, ठीक है। यूनिट इज एम्पियर, या फिर यहां से कूलम पर सेकंड लिख सकते हो, तो एम्पियर और कूलम पर सेकंड भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ध्यान से सुनना बच्चों, करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। करंट के पास डायरेक्शन है, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, पर फिर भी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि ये वेक्टर्स के लॉस को फॉलो नहीं करती, ठीक है। जो सी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा है, वो फॉर्मूला ये फॉलो नहीं करती। करंट का ऐसा होता है कि अगर मान लो कि ये वायर में से करंट है 3 एम्पियर और ये वायर में से करंट है 4 एम्पियर, तो इधर से टोटल करंट 7 एम्पियर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू। तो वो एंगल पे डिपेंड ही नहीं करता रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट जो है वो डायरेक्ट ऐड करने पे मिलता है, मतलब स्केलर एडिशन पे डिपेंड करता है, इसलिए करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं करंट के बारे में। और वायर का क्रॉस सेक्शन जो है चाहे कैसा भी हो, करंट सेम होगा। मतलब अगर वायर यहाँ से पतला है, फिर आगे जाके मोटा हो जाता है, फिर और मोटा हो जाता है, तो भी यहाँ पे अगर करंट आई फ्लो रहा है तो यहाँ पे भी आई होगा, यहाँ पे भी आई होगा, तीनों में आई करंट जो है वो फ्लो है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो बच्चों, अगर कोई वायर है, इसमें रूम टेम्परेचर में इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव करते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जीरो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, तो नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जीरो। तो अब हम इस वायर को अगर बैटरी से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, प्लस माइनस, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या करती है, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करती है, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डायरेक्शन मूव करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है जो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है इलेक्ट्रॉन पे, तो उस फोर्स की वजह से वो इधर जाता है, टकराता है, फिर इधर आता है, पर एक क्योंकि कंटिन्यूसली फोर्स इस पे इधर साइड लग रहा है, ठीक है, तो वो इधर टकराते टकराते भी इधर साइड जा रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ठीक है, उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। द वेलोसिटी विद व्हिच द इलेक्ट्रॉन्स गेट ड्रिफ्टेड इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कैसे आता है मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। देखो, हमने देखा कि रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी किसी भी क्रॉस सेक्शन से जीरो होती है, तो हम लोग जो है इनिशियल एवरेज वेलोसिटी क्या लेते हैं, जीरो। अब हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड करनी है, इसको डिलीट करना है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी फाइंड करने हम फॉर्मुला यूज कर रहे हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो v इज इक्वल टू हो गया
80। नाउ एक्सेलरेशन जो होता है वो फोर्स अपॉन मास होता है, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो फोर्स लग रहा है वो है Q इंटू ई। ठीक है, तो यहां पे हम लोग एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो ये हो जाएगा E इंटू ई अपॉन एम इंटू टी, और टी की जगह हम लोग जो है टॉ लिख देते हैं, where this tau is the relaxation time। तो रिलैक्सेशन टाइम जो है नाम से ही पता चल रहा है कि जितने देर इलेक्ट्रॉन रिलैक्स करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर इधर जा रहा है, फिर टकरा रहा है, फिर इधर आ रहा है, तो इस कोलिजन के बीच में रिलैक्स कर रहा है, तो ये टाइम T1 है, ये टाइम T2 है, ये टाइम T3 है, तो इन सब का एवरेज टाइम दैट इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। इसका दूसरा नाम है मीन फ्री टाइम, और यहां से भी हमें पता चलता है कि मीन मतलब एवरेज वैल्यू, और फ्री टाइम जो वो फ्री है, कोलाइड नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो है ये फॉर्मूला है ई टॉ बाई एम, और उसके बाद यहां पे लिखा है मोबिलिटी, एक टर्म है मोबिलिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स कितना इजीली मूव कर रहा है कंडक्टर में, तो मोबिलिटी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे भेज दो, वीडी अपॉन ई इज ई टॉ बाई एम, तो वीडी अपॉन ई को तुम ई टॉ बाई एम लिख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया मोबिलिटी का फॉर्मूला। मोबिलिटी का तुम यूनिट इजीली फाइंड कर सकते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो है न्यूटन पर कूलम है, वहां से तुम इसका यूनिट फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, एंड नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये 3 मार्क में डेरिवेशन आप लोग आ सकता है, और ये डेरिवेशन जब भी आता है बच्चों, तो ये डायग्राम बनाओ और सबसे पहले लिखो लेट स्मॉल एन बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं n। तो इसका क्रॉस सेक्शन जो है वो, अगर मान लो ये क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो a है और लेंथ जो है वो l है, तो वॉल्यूम कितना होगा al। तो यूनिट वॉल्यूम में अगर n इलेक्ट्रॉन्स है तो al वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स हमें मिल जाते हैं NaL, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज NaL। अब एक इलेक्ट्रॉन पे जो है, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो NaL इलेक्ट्रॉन्स में चार्ज कितना होगा, तो चार्ज की वैल्यू मिल जाती है NaLe। चार्ज मिल गया, हमें फाइंड करना करंट, तो करंट क्या होता है, करंट होता है Q बाई टी, तो ये हो जाएगा NaLe अपॉन टी, और डिस्टेंस अपॉन टाइम L अपॉन टी जो है, L अपॉन टी डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है स्पीड, तो उसको हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा NeaVd, और सामने है करंट। तो ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन जो है आपको डिराइव करना होगा। अब यहाँ पे डायग्राम के साथ साथ आप लोगों को स्टेटमेंट्स लिखना जरूरी है बच्चों। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ये मैथमेटिकल फॉर्म में यूनिटरी मेथड के हिसाब से लिख दिया, पर आपको ऐसे स्टेटमेंट्स लिखने होंगे। ठीक है, और स्टार्टिंग में भी आप लिख सकते हो कि कंसीडर अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A एंड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कंडक्टर ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड इज E। और ये सब चीजें जो है आप लोग लिखोगे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में, तो आप लोगों को जो है अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक इज ओम्स लॉ। अब बच्चों अगर मान लो एक कंडक्टर है और उसको मैं एक बैटरी से कनेक्ट करता हूं जिसका वोल्टेज है 10 वोल्ट, तो 10 वोल्ट अगर लगाए और करंट कितना फ्लो हो रहा है, मान लो 5 एम्पियर, तो 20 वोल्ट लगाऊंगा तो करंट अपने आप बढ़ जाएगा। तो जितना ज्यादा वोल्टेज लगाऊंगा उतना ज्यादा करंट बढ़ेगा। ठीक है, तो करंट जो है डिपेंड कर रहा है अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस में, तो मैं यहाँ पे लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब करंट इज प्रोपोर्शनल टू V, और एक स्टार बताता है कि टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड रिमेन कांस्टेंट। ठीक है, तो ये तो हो गया ओम्स लॉ। अब यहां पे हम लोग मैथमेटिकली इसको उल्टा लिख सकते हैं कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो कांस्टेंट हम लोगों ने लगा दिया R, वेयर R इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। ठीक है, रेजिस्टेंस के बारे में हम लोग और देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो R इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, और यहां पे आप ये जो पहला ग्राफ देख सकते हो, ये बता रहा है कि V इज प्रोपोर्शनल टू I, तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन है तो स्लोप जो होगा, स्लोप मतलब क्या होता है, tan थीटा। अब यहां पे देखो I वर्सेस V का ग्राफ है, तो I वर्सेस V का ग्राफ में tan थीटा की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और ये परपेंडिकुलर जो है वो I है और बेस जो है वो V है, तो ये हो जाएगा I अपॉन V, और इसीलिए लिखा है 1 अपॉन R, बिकॉज R इज V अपॉन I, तो I अपॉन V है तो 1 अपॉन R हो गया। तो स्लोप क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। पर अगर ये ग्राफ V वर्सेस I का होता है तो इसका स्लोप फाइंड करते हैं,
तो स्लोप जो है वो v अपॉन आई होता है विच इज इक्वल टू r। तो स्लोप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और आपको ध्यान देना है कि वो वी आई ग्राफ है या फिर आई वी ग्राफ है। क्लियर है? अगर मान लो ऐसा हो कि दो ग्राफ दे दिए, आई वी ग्राफ है, ठीक है, और यहाँ पे वी आई ग्राफ है, यहाँ पे ऐसे दो ग्राफ दे दिए और बोला है कि ये मेटल ए के लिए, मेटल बी के लिए, ये भी ए के लिए और ये भी बी के लिए, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? तो इसका जो स्लोप होता है वो हमें पता है कि स्लोप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, स्लोप इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। तो स्लोप ज्यादा किसका है? ए का, तो रेजिस्टेंस ए का कम होगा, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज लेस देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। वीआई ग्राफ में क्या होता है, जो स्लोप होता है वही रेजिस्टेंस होता है, तो जिसका ज्यादा स्लोप उसका ज्यादा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस ऑफ ए इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ बी। ओके। दूसरा, जो नॉन ओमिक कंडक्टर्स है, जो ओम्स लोग ओबे नहीं करते उनको नॉन ओमिक कहते हैं, जो ओबे करते हैं उनको ओमिक कहते हैं, ठीक है। तो नॉन ओमिक है, उनका ग्राफ जो है वो नॉन लीनियर होता है, जैसे कि डायोड्स हैं, जैसे कि सेमीकंडक्टर्स हैं, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल्स हैं। ये हो गया आप लोगों का ओम्स लॉ। अब नेक्स्ट है ओम्स लॉ के लिमिटेशंस। तो अगर आप लोगों को जो है पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रखना है तो ओम्स लॉ के लिमिटेशंस भी पूछ सकते हैं। यहाँ पे पहला जो लिमिटेशन है दैट इज नॉन लीनियरिटी, और वो इस पॉइंट से रिलेटेड है। यहाँ पे ऐसा बोलना चाहते हैं कि करंट की जब वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो ग्राफ लीनियर नहीं रहता। ये डॉटेड लाइन इज लीनियर, ग्राफ लीनियर नहीं रहता, ग्राफ टेढ़ा हो जाता है, ठीक है, ऐसा ऊपर की तरफ जाएगा। क्यों ऊपर की तरफ जाता है? क्योंकि करंट जब बढ़ता है तो वो हीट प्रोड्यूस करता है, और हीट प्रोड्यूस हो रही मतलब टेम्परेचर बढ़ गया, और टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है, और रेजिस्टेंस बढ़ गया मतलब स्लोप बढ़ गया, तो ये स्लोप बढ़ जाता है, ठीक है। तो ग्राफ नॉन लीनियर हो जाता है, जबकि ओम्स लॉ में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये लिमिटेशन है ओम्स लॉ की कि भाई इट इज लिमिटेड टू लो वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेजेस ओनली। जैसे हाई वैल्यू होगी तो ग्राफ चेंज हो जाता है। एसिमेट्री, एसिमेट्री का मतलब क्या है कि जैसे मान लो एक कंडक्टर है, उस पर तुमने अगर बैटरी कनेक्ट करी है तो कुछ करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, 5 एम्पियर मान लो, तो बैटरी को उल्टा कर दिया, इधर साइड प्लस कर दिया, इधर साइड माइनस कर दिया, तो अब करंट इधर से फ्लो होगा, पर वो वैल्यू उतनी ही रहेगी 5 एम्पियर। पर कुछ चीजें जैसे कि डायोड्स वगैरह में, सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि फॉरवर्ड बायस में करंट का ग्राफ अलग होता है, रिवर्स बायस में करंट का ग्राफ अलग होता है, ठीक है। तो नॉन लीनियरिटी, और दूसरा क्या है? एसिमेट्री। तो यहाँ पे एसिमेट्री मतलब वोल्टेज की पॉजिटिव वैल्यू पे आंसर कुछ और है और वोल्टेज की नेगेटिव वैल्यू पे आंसर कुछ और है करंट का, ठीक है। तो ये भी ओम्स लॉ के अगेंस्ट। नेक्स्ट इज मल्टी वैल्यूड रिस्पॉन्स। मल्टी वैल्यूड रिस्पॉन्स क्या है, देखो बताता हूं। एक चीज तो यहां पर ऐसा है कि वोल्टेज जो है जब हम यहां से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, वोल्टेज जब यहां से बढ़ा रहे हैं तो करंट की वैल्यू घट रही है, ठीक है, जिसको बोलते हैं नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन, कि हम वोल्टेज बढ़ा रहे हैं करंट घट रहा है। ओम्स लॉ में तो ये नहीं होता, ठीक है, ओम्स लॉ तो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये चीज जो है वो लिमिटेशन है ओम्स लॉ की, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। दूसरा, आप देखो करंट की दो वैल्यूज मिल रही है, यहां पे भी मतलब इस वोल्टेज पे भी करंट की एक वैल्यू, इस वोल्टेज पे भी करंट की सेम वैल्यू, ठीक है, तो दो अलग अलग वोल्टेजेस पे करंट की एक वैल्यू, तो मल्टी वैल्यूड रिस्पॉन्स, ठीक है। तो ये सारे लिमिटेशंस हैं ओम्स लॉ के, इनको ध्यान में रखना। और ये ग्राफ जो है ये गैलियम आर्सेनाइड का है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस क्या होता है। अब रेजिस्टेंस हम लोग पढ़ चुके हैं ओम्स लॉ की मदद से, आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई, ठीक है। तो यूनिट जो है वो लिख देता हूं मैं, यूनिट इज ओम, और दूसरा यूनिट यहां से लिखेंगे दैट इज वोल्ट अपॉन एम्पियर, ठीक है। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन क्या है, तो रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट या इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। बच्चों यहाँ पे राइटिंग जो है मैं ज्यादा उस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ, थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ ताकि जो है कम से कम टाइम में आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे सकूं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का डेफिनेशन ही हो गया, यूनिट हो गया, ठीक है। अब रेजिस्टेंस का आप चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला भी निकाल सकते हो, मैं आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, पर डायमेंशन फॉर्मूला फाइंड करने का कॉन्सेप्ट बताता हूं। पोटेंशियल जो है वो होता है वर्क डन अपॉन चार्ज, और एम्पियर जो है वो तो खुद एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब यूनिट है, ठीक है। तो वर्क डन का होता है mL2t-2, ठीक है, और चार्ज का होता है AT, और करंट का होता है A। तो इसको सिंप्लीफाई कर लो, बस ये तुम्हारा डायमेंशन फॉर्मूला हो गया रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब रेजिस्टेंस किन किन चीजों पे डिपेंड करता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, ठीक है, वो डिपेंड करता है लेंथ पे। सेकंड, वो डिपेंड करता है क्रॉस सेक्शनल एरिया पे।
तीसरा वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और चौथा वो डिपेंड करता है मटेरियल पे। ठीक है, अलग अलग मटेरियल का रेजिस्टेंस अलग होगा। टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाता है इन केस ऑफ मेटल्स। क्रॉस सेक्शनल एरिया और लेंथ, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अगर क्रॉस सेक्शन जो है वो कांस्टेंट है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया इफ लेंथ इज कांस्टेंट। तो ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और ये ध्यान में रखना। लेंथ कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, देखो फर्स्ट वाला पॉइंट, रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू एल इफ ए इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या है, अगर एक वायर है जिसके लेंथ में इतनी है, ठीक है, दूसरा वायर लेकर आता हूं सेम मटेरियल का, उसकी जो लेंथ है वो है मान लो डबल, पर उसका क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है। यहां पे बोला है क्रॉस सेक्शन एरिया क्या होना चाहिए, कांस्टेंट सेम होना चाहिए, उसकी लेंथ डबल है, तो उस केस में आर एस प्रोपोर्शनल टू एल होता है कि भाई लेंथ डबल है तो रेजिस्टेंस डबल हो जाएगा, प्रोवाइडेड क्रॉस सेक्शन दोनों क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, और इसी तरीके से अगर लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ सेम है दो वायर्स की, ठीक है, तो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर ऐसा नहीं होता है, कब नहीं होता है, तो जैसे कोई वायर उसको मैं खींच के स्ट्रेच कर देता हूं, स्ट्रेच करता हूं तो उसका एरिया जो है कम हो जाता है, क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, उस केस में आर इज प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर होता है। ठीक है, ये मैंने डिटेल वाले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप वहां पे जाके ढंग से देख सकते हो। और इसी तरीके से आर इज प्रोपोर्शनल टू 1/a स्क्वायर हो जाएगा, या फिर प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का पावर 4 कह सकते हो, या फिर रेडियस का पावर 4 कह सकते हो। ये सब चीजें हो जाती है अगर एल वेरिएबल है तो, और यहां पे अगर ए वेरिएबल है तो, वेरी कर रहा है मतलब, ठीक है, वेरिएबल का मतलब ये हो गया, तो ये सब चीजें होती। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को दोनों को डायमेंशनली मिक्स कर दे तो इट इज प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए हो गया, कांस्टेंट इज रो, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हो जाता है, वेयर रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी विच इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब हम लोग जो है रेजिस्टिविटी के बारे में देखेंगे। अब देखो R इज इक्वल टू रो एल बाई ए है, तो रो हो जाएगा आर ए अपॉन एल। तो सबसे पहले तो इसका यूनिट लिख लेते हैं, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम, एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, मीटर मीटर कट जाएगा, ओम मीटर इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, और ये जो है वो रेजिस्टिविटी का ही डेफिनेशन लिखा है, इट इज द प्रॉपर्टी दैट रेजिस्टेंस द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा अब हम लोग जो है एक और डेफिनेशन लिखते हैं कि अगर एल की वैल्यू 1 मीटर करते हो और एरिया को 1 मीटर स्क्वायर करते हो तो रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू आर हो जाता है। यहां पे इसको 1 कर दो, इसको 1 कर दो, तो रो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर। ठीक है, अब यहां से डिफाइन कर दो, रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, वायर का लेंथ अगर 1 है, आपको यूनिट नहीं बोलना तो आप इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस, मतलब उसका वॉल्यूम भी कितना है 1, बिकॉज वॉल्यूम इज एरिया इनटू लेंथ। ठीक है, तो ये तो हो गया डेफिनेशन। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और वो है कि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया, does not depend on length and cross sectional area। बच्चों अगर कोई क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि एक वायर है जिसकी लेंथ एल है, उसको खींच के उसकी लेंथ डबल कर दी, ठीक है, तो अब उसकी नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, पुरानी रेजिस्टिविटी मान लो रो है तो नई रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो आंसर जो है वो सेम होगा कि भाई नई रेजिस्टिविटी भी रो है, क्योंकि रेजिस्टिविटी लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करती है, वो मटेरियल पे डिपेंड करती है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो एक बार अगर आपने रेजिस्टिविटी फाइंड कर ली, ठीक है, जैसे मान लो कि मुझे कॉपर की रेजिस्टिविटी फाइंड करनी है, तो मैंने कॉपर का 1 मीटर लेंथ ले लिया 1 मीटर और क्रॉस सेक्शन एरिया भी ले लिया 1 मीटर स्क्वायर, और ये दो पॉइंट के अक्रॉस मैंने रेजिस्टेंस फाइंड कर लिया, जो रेजिस्टेंस मिलेगा वही रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी हो जाएगी कॉपर की। अब कॉपर की रेजिस्टिविटी फिक्स हो गई, तो अब कॉपर का आप छोटा सा टुकड़ा लो या कॉपर का माउंटेन लो, उसकी रेजिस्टिविटी चेंज होने वाली नहीं है, तो इसलिए मैंने लिखा है इट डज नॉट डिपेंड ऑन लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टिविटी के बारे में। अब कंडक्टिविटी की बात करते हैं। कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी का उल्टा है, रेजिस्टिविटी इज रो, कंडक्टिविटी इज डिनोटेड बाय सिग्मा, तो रेजिस्टिविटी इज 1 अपॉन सिग्मा। ठीक है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है उसको जी से डिनोट करते हैं, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, तो इसका होता है ओम इनवर्स, या मो भी लिख सकते हो। ठीक है, और इसका हो जाएगा
सिग्मा जो है उसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ठीक है। तो ये हो गया, और ये जो यूनिट लिखी है ये रेजिस्टिविटी की यूनिट है, ठीक है। नेक्स्ट इज टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी। तो लिखा मेटल्स के लिए रेजिस्टिविटी इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ध्यान से सुनना अच्छे से। देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है रैंडमली फास्ट मूव करते हैं। फास्ट मूव करते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ज्यादा और फास्ट मूव करते हैं, तो और ज्यादा कोलाइड करते हैं। तो कोलिजन का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस। तुम अगर जा रहे हो और बार बार टकरा रहे हो तो मतलब बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर हो रहा है तुमको, तो कोलिजन मतलब रेजिस्टेंस हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो मान लो कि T1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस कितना है? R1। और T2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो रेजिस्टेंस कितना है? R2। तो जो चेंज इन रेजिस्टेंस है विच इज R2 माइनस R1, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। चेंज इन रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन, सबसे पहले डिपेंड करता है ओरिजिनल रेजिस्टेंस पे, और दूसरा वो डिपेंड करता है चेंज इन टेम्परेचर। तो मैं यहाँ पे T2 माइनस T1 को कैपिटल लिख रहा हूं, ठीक है, तो आप लोग थोड़ा समझ जाओ। तो चेंज इन रेजिस्टेंस ये दो चीजों पर डिपेंड करता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस कितना है और टेम्परेचर कितना चेंज हुआ है। तो उसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं R2 माइनस R1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R1 इंटू T2 माइनस T1। और कांस्टेंट जो है दैट इज अल्फा। अल्फा इज द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अल्फा R1 इंटू, और T2 माइनस T1 को मैंने लिख दिया डेल्टा T, ये हो गया R2 माइनस R1। माइनस R1 को इधर लेके आ जाऊंगा तो R2 हो जाएगा R1 प्लस अल्फा R1 इंटू डेल्टा T, और यहां से R1 कॉमन निकलेगा 1 प्लस अल्फा डेल्टा T। तो ये जो इक्वेशन है R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, ये इक्वेशन तुम्हें काम आएगी फॉर फाइंडिंग द रेजिस्टेंस R2 एट सम अनदर टेम्परेचर T2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर आप लोग जो है जीरो के साथ रिलेट करते हो तो एक टेम्परेचर को जीरो रखो, दूसरे टेम्परेचर को T रखो, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा T माइनस जीरो, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है R1 वो हो जाएगा रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको बहुत सारी जगह पे R0 भी लिखता है। जैसे यहाँ पे ये रो नॉट लिखा हुआ है, तो मतलब इट इज रेजिस्टिविटी एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये एट टेम्परेचर T। क्लियर है? तो ये हो गया फॉर्मूला, और इसमें अल्फा जो है दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। अब अल्फा की बात करते हैं हम लोग, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या उसकी बात करते हैं। तो देखो R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा डेल्टा T था, ठीक है। तो यहां से हम लोग जो है अल्फा की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं, या इवन आप देख सकते हो यहाँ पे, यहां से अल्फा की वैल्यू R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 डेल्टा T। अब अल्फा का डेफिनेशन ध्यान से सुनना, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस को अगर डिफाइन करना है तो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट चेंज इन टेम्परेचर। एकदम सिंपल है, आप इसको रिवाइंड करके बार बार देख सकते हो और इसका डेफिनेशन अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है। खाली जो लिखावट है उसी में डेफिनेशन है, ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अब यूनिट की अगर हम बात करें तो ऊपर ओम है, रेजिस्टेंस का चेंज ओम, नीचे एक ओम है, और यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या फिर आप केल्विन इनवर्स भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया यूनिट अल्फा का। अब बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जो अल्फा है इट इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, अल्फा इज नेगेटिव फॉर सेमीकंडक्टर्स और इंसुलेटर्स, एंड अल्फा इज पॉजिटिव एंड वेरी स्मॉल फॉर एलॉयज, ठीक है। अब अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स का मतलब क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बढ़ता है। यहाँ पे नेगेटिव का मतलब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है, और अल्फा इज पॉजिटिव का मतलब तो यही है बस, फॉर लार्ज चेंज इन टेम्परेचर चेंज इन रेजिस्टेंस इज लेस, चेंज इन रेजिस्टेंस इज लेस, ठीक है। तो अब ये ग्राफ में देख सकते हो आप कि जो रेजिस्टेंस है या रेजिस्टिविटी भी सिमिलर ही है, ठीक है। ग्राफ देख सकते हो सेमीकंडक्टर्स के लिए, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ रहा है, ये भाई साहब घट रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी घटेगी, ठीक है। मेटल्स में टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ती है, ठीक है। और इतने पोर्शन को यहाँ पे जूम करके बताया कि स्टार्टिंग में ग्राफ जो है वो किस प्रकार से नॉन लीनियर है, ठीक है। और ये टेम्परेचर T इज इक्वल टू 0 पे उसकी कुछ रेजिस्टिविटी बताई गई है। अच्छा,
यहां पे हम एलॉयज की अगर हम बात करें देखो एक ही ग्राफ में मैं सब बताता हूं, ठीक है। अगर कंडक्टर्स के लिए, मेटल्स के लिए ग्राफ ऐसा है, सेमीकंडक्टर्स के लिए ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। एलॉयज के लिए ग्राफ ऐसा होता है, तो इट इज ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लिख दो या रेजिस्टिविटी लिख दो और यहाँ पे टेम्परेचर। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है पर रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ठीक है। इंसुलेटर्स का भी ग्राफ ऐसा होता है, ठीक है। मतलब इसका जो स्लोप थोड़ा ज्यादा होता है, उसका स्लोप थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये सब ग्राफ्स हैं और ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इज रेजिस्टिविटी इन टर्म्स ऑफ रिलैक्सेशन टाइम। मतलब अब हमें ये वाला फॉर्मूला डिराइव करना है कि रो इज इक्वल टू एन अपॉन एम ई स्क्वायर टॉ, ठीक है। या एम ई स्क्वायर टॉ या अपॉन एम या ऐसा कुछ है, जो भी है मैं अभी बता दूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। तो यहाँ पे एन ई ए हो गया और वी डी का फॉर्मूला जो हम लोग रख देते हैं ई ई टॉ बाई एम, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ए इंटू ई और सामने है करंट, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको हम लोग लिखते हैं डीवी बाई डी आर, मतलब वोल्टेज अपॉन लेंथ, और सामने है करंट। और करंट को हम लोग लिख सकते हैं वी वी अपॉन आर। तो ये वी और वी कैंसिल हो जाएगा और आर की हमें ये वैल्यू मिलेगी। तो यहां पर मैं लिख देता हूं आर इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए। अब इस रेजिस्टेंस को कंपेयर कर लो रो एल बाई ए से, तो एल बाई कैंसिल हो जाएगा, रो की वैल्यू मिल जाएगी एम अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ, ठीक है। तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। और बट वैसे अगर रेजिस्टिविटी है तो कंडक्टिविटी इसका उल्टा हो जाएगा, विच इज एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम, ठीक है। तो ये डेरिवेशन जो है आप लोगों को पूछा जा सकता है 2 मार्क में, ठीक है। पर जब भी लिखते हो हमेशा ध्यान रखना स्टेटमेंट्स आप लोगों को लिखने ही लिखने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी जो है जे से डिनोट किया जाता है एंड इट इज करंट पर यूनिट एरिया। इसका मतलब करंट डेंसिटी जो है वो है करंट अपॉन ए। अगर कोई वायर है जिसमें से जिसका क्रॉस सेक्शन जो है वो ए है और उसमें से आई करंट फ्लो हो रहा है तो करंट डेंसिटी इतनी होती है, ठीक है। अगर वायर जो है उसका क्रॉस सेक्शन इस तरीके से कंसिडर करते हो तो करंट से देखो, करंट अगर ऐसे जा रहा है और एरिया जो है वो यहां पर है, तो हमें करंट के डायरेक्शन में जो एरिया का कंपोनेंट होता है वो लेना है, ठीक है। जैसे यहां पे हमने करंट के डायरेक्शन में जो एरिया है वो क्या है, ए है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हो कि करंट के डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है उस एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है हमें नीचे लिखना होता है। अब यहां पे इस डायरेक्शन में जो एरिया वेक्टर है वो ए है, तो ये एंगल अगर थीटा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा ए कॉस थीटा। तो करंट के डायरेक्शन में जो है वो नीचे लिखो तो करंट डेंसिटी इज करंट अपॉन ए कॉस थीटा। तो यहां से आई को लिख सकते हो जे ए कॉस थीटा विच इज जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जे वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी, दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो करंट स्केलर है, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी, ध्यान रखना। और यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट इज एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। ओके बच्चों, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट इज करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां पे हम लोग J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई वाला रिलेशन जो है वो फाइंड करने वाले हैं यहाँ पे। और ये बहुत सिंपल है, वी नो दैट I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है। और वी डी का फॉर्मूला फिर से रख दो ई ई टॉ बाई एम, ठीक है। और कैपिटल ए जो है उसको नीचे भेज दो तो I अपॉन ए होता है करंट डेंसिटी और ये हो जाएगा एन ई स्क्वायर टॉ बाई एम इंटू ई। अब ये जो है वो सिग्मा है तो जे हो जाता है सिग्मा इंटू ई, ठीक है। या फिर आप यहां से लिख सकते हो E इज इक्वल टू जे अपॉन सिग्मा और जे अपॉन सिग्मा और इसको आप रो जे भी लिख सकते हो। तो E इज इक्वल टू रो जे पूछा हो या फिर जे इज इक्वल टू सिग्मा इंटू ई पूछा हो, उसके लिए यही डेरिवेशन है 2-4 लाइन का, ठीक है। अगर मान लो ये 3 मार्क में पूछते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको इसको भी डिराइव कर देना चाहिए, ठीक है। तो 3 मार्क आप लोगों को मिल जाएंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड एनर्जी, ठीक है। तो सपोज कोई सर्किट है जिसका रेजिस्टेंस यहाँ पे आर है और बैटरी है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस इज वी, ठीक है। और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो जो बैटरी वर्क डन कर रही है, ठीक है, चार्ज को फ्लो करवाने के लिए, वो वर्क डन कितना कर रही है। तो सपोज क्यू चार्ज फ्लो होता है तो वर्क डन हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब करंट होता है क्यू बाई टी तो क्यू हो जाएगा आई इंटू टी।
तो वर्क डन हो जाएगा VIT। अब वर्क डन यहां पे है VIT, ठीक है। V को अगर मैं IR लिखता हूं तो ये हो जाएगा I इंटू आर इंटू आई टी विच इज आई स्क्वायर आर टी। अगर मैं V को ऐसे रहने देता हूं, करंट को लिखता हूं V बाई आर, तो ये हो जाता है V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। तो ये वर्क डन के 3 फॉर्मूलाज हुए। अब पावर जो होता है वो होता है वर्क डन अपॉन टाइम। तो इन तीनों में टाइम को नीचे भेज दो या टाइम को हटा दो तो ये हो जाता है VI, यहां पे हो जाएगा आई स्क्वायर आर और यहां पे हो जाएगा V स्क्वायर बाई आर। तो ये 3 फॉर्मूलाज पावर के और ये 3 फॉर्मूलाज जो है वो वर्क डन के, ठीक है। तो ये वर्क डन मतलब एनर्जी हो गया और पावर हो गया, ठीक है। और ये तो आप लोगों ने आई स्क्वायर आर टी तो आप लोगों को याद हो गई, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट। आई स्क्वायर आर टी के जो हीट प्रोड्यूस होती है वायर में वो किन किन चीजों पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, आर पे और टी पे, ठीक है। भाई टी इज द टाइम, जितने देर तक करंट फ्लो होता है उतनी ज्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे हम लोग गीजर ऑन करते हैं तो जितने टाइम तक गीजर ऑन रहता है टाइम बढ़ते जाता है तो हीट बढ़ते जाती है, पानी ज्यादा गर्म होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज रेजिस्टर्स इन सीरीज। तो यहां पे आप देख सकते हो ये 3 सीरीज में रेजिस्टेंस बताया हुआ है, उसी को जो है सिंबॉलिक फॉर्म में यहाँ पे बताया हुआ है। तो ये 3 रेजिस्टर सीरीज में है। और बच्चों सीरीज में एक चीज ध्यान रखना कि सेम करंट फ्लो होता है, क्योंकि कोई पाथ दूसरा है नहीं करंट डिवाइड होने के लिए, तो सेम करंट जो है वो यहाँ पे फ्लो होने वाला है। तो जब भी आप लोग पढ़ते हो सीरीज पैरेलल तो सबसे पहले पता होना चाहिए यहाँ पे करंट क्या होता है, सेम। और जो चीज डिवाइड होती है वो है वोल्टेज, कि भाई इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग, इसके अक्रॉस वोल्टेज अलग। तो जो चीज डिवाइड होती है उसको पहले लिख लो। तो टोटल वोल्टेज इज V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो टोटल वोल्टेज V है इसको मिल रहा है V1, इसको V2 और इसको V3, ठीक है। तो V1 को मैं लिख दूंगा IR1, इसको IR2 और इसको IR3, ठीक है। क्योंकि करंट क्या है सब में सेम, यहाँ पे भी करंट आई है, यहाँ पे भी आई है और यहाँ पे भी आई है। अब सपोज इन तीनों रेजिस्टेंस को हटा के मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस लगाता हूं जिसकी वैल्यू है R इक्विवेलेंट, यहाँ पे RS लिखा हुआ है फॉर सीरीज, ठीक है। तो उसकी वैल्यू है मान लो R इक्विवेलेंट। तो और उसको अगर मैं सेम बैटरी से कनेक्ट करूंगा और वो सेम करंट ड्रॉ कर रहा है तो मैं बोलूंगा कि तीनों के बराबर ही अकेला ही है, ठीक है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे V इज इक्वल टू आई इंटू आर एस। तो I इंटू आर एस मैं यहाँ पे लिख दूंगा, I कॉमन निकल के कट जाएगा, सीरीज रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। दिस इज द टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जब 3 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड होता है तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना होता है, ठीक है। बच्चों यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और चीज बता देता हूं कि अगर मान लो रेजिस्टेंस 2 है, R1 और R2, और ये कनेक्टेड है अक्रॉस अ बैटरी, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है V1 वो फाइंड करना हो तो देखो V1 मतलब करंट इंटू रेजिस्टेंस ही होगा, और करंट को मैं लिख दूंगा टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इंटू R1, ये I की वैल्यू इंटू R1। तो ये वोल्टेज डिवाइडर रूल है, और इसी तरीके से V2 की वैल्यू हो जाएगी V अपॉन R1 प्लस R2 इंटू R2, ठीक है। तो ये V1 और V2 जो वोल्टेजेस हैं इन रेजिस्टेंस के अक्रॉस वो फाइंड करने के लिए फॉर्मूलाज है, ठीक है। चलो अब चलते हैं रेजिस्टर्स इन पैरेलल। तो यहां से जब करंट I पास होता है, ठीक है, तो वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पे 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और इधर सॉरी ये तो इक्विवेलेंट सर्किट है, तो यहाँ पे करंट जो है वो डिवाइड हो रहा है, और कांस्टेंट क्या है, तो पोटेंशियल इज सेम। देखो ये जो बैटरी है इसका जो भी वोल्टेज है V वो इस रेजिस्टेंस को भी मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस को भी मिल रहा है, इस रेजिस्टेंस को भी मिल रहा है। तो चाहे कोई भी रेजिस्टेंस हो सबको वोल्टेज क्या मिल रहा है, सेम। तो इसलिए लिख दिया वोल्टेज इज सेम, और डिवाइड क्या हो रहा है, करंट। तो जो चीज डिवाइड होती है उसको लिख दो, करंट इज I1 प्लस I2 प्लस I3। अब सबको अगर वोल्टेज V मिल रहा है तो करंट हो जाएगा V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। अब इन तीनों रेजिस्टर्स को हटा के मैंने एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया, मान लो जिसका नाम है R इक्विवेलेंट, और वो सेम बैटरी पे लगाने से सेम करंट ड्रॉ कर रहा है I। तो मैं बोलूंगा कि ये अकेला इन तीनों के बराबर है, ठीक है। तो करंट को यहां से मैं लिख दूंगा V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये V कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, ठीक है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना कि 3 रेजिस्टेंस ऐसे लिख दिया, N होंगे तो प्लस 1 अपॉन Rn कर देना, पर जब 2 रेजिस्टेंस होते हैं तो आप ये फॉर्मूला यूज करो, R इक्विवेलेंट इज R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसमें आप लोगों को 1 अपॉन वाला करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बच्चे 1 अपॉन जब करते हैं तो LHS में 1 अपॉन ही रह जाता है, और RHS में अगर सॉल्व करके मान लो आंसर आता है, ये LHS में 1 अपॉन है, RHS में आंसर आता है 1 अपॉन 5, तो वो
इसको भूल जाते हैं और इसी को फाइनल आंसर लिख देंगे, रेजिस्टेंस इज 1/5, जबकि एक्चुअल रेजिस्टेंस जो है वो है 5 ओम। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये रिकमेंड करता हूं फॉर्मूला कि ऊपर आप मल्टीप्लाई करो, नीचे ऐड करो। जैसे कोई दो रेजिस्टेंस है 6 और 3, ये पैरेलल में है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 3 और नीचे ऐड करना 6 + 3 दैट इज 9, तो आपका डायरेक्ट जो है वो आंसर आ जाता है 2 ओम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आप लोग यूज कर लेना अगर दो है तो। नेक्स्ट इज किरचॉफ लॉज। अब मैं यहाँ पे सेल्स के बारे में जो है लास्ट में बताऊंगा। किरचॉफ लॉ क्योंकि हम लोग यूज करते हैं, जब सेल्स पढ़ते हैं तो हम लोग किरचॉफ का वोल्टेज लॉ यूज करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे किरचॉफ का लॉज पहले बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो किरचॉफ का पहला लॉ है दैट इज किरचॉफ करंट लॉ, जिसको हम लोग जंक्शन लॉ भी कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट्स मीटिंग एट अ पॉइंट इज 0। किसी पॉइंट पे सारे करंट जो मीट कर रहे हैं उनका एल्जेब्रिक सम 0 है। एल्जेब्रिक सम का मतलब है कि आपको साइन कंसिडर करनी है कि अगर करंट अंदर आ रहा है उसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, तो करंट बाहर जाएगा तो उसको क्या लेना है, नेगेटिव। तो यहां पे जैसे मान लो कि ये करंट बाहर जा रहा है, ये बाहर जा रहा है, और ये अंदर आ रहा है, और ये अंदर आ रहा है, और ये बाहर जा रहा है। ठीक है, और I1 I2 I3 I4 I5। तो देखो मैं अगर अंदर आने वाले करंट को पॉजिटिव लेता हूं तो I1 इज पॉजिटिव, ये भी आ रहा है अंदर तो I2 इज पॉजिटिव, ये बाहर जा रहा है तो I3 इज नेगेटिव, ये बाहर जा रहा है तो I4 इज नेगेटिव, और ये भी बाहर जा रहा है तो I5 इज नेगेटिव, और सम ऑफ ऑल द करंट्स इज 0। तो यहां से मुझे मिलेगा I1 + I2 इज इक्वल टू I3 + I4 + I5। मतलब आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट ये क्या है, इक्वल। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो ये हुआ हमारा किरचॉफ का करंट लॉ। ठीक है, और ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बेसिस पे होता है। ठीक है, अब यहां पे दूसरा जो है दैट इज किरचॉफ का वोल्टेज लॉ। ठीक है, लूप लॉ। लूप लॉ कहता है कि सम ऑफ ऑल द वोल्टेजेस इन अ लूप इज 0, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंस इन अ लूप इज 0। उसको समझने के लिए हम लोग यहाँ पे कुछ साइन कन्वेंशन है वो हमें फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन क्या कहता है कि लूप में अगर आप इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हो, मूव कर रहे हो, मतलब बैटरी का जो भी टर्मिनल बाद में आता है उसकी साइन आपको लिखनी है। बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल बाद में आता है तो माइनस साइन। ठीक है, हम इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर करंट हमारे साथ में चल रहा है तो हमें प्रॉब्लम होती है, तो माइनस साइन। करंट अगर हमारे ऑपोजिट है, तो हम ऐसे जा रहे हैं, हम ऐसे जा रहे हैं, और करंट अगर ऐसे है तो पॉजिटिव। तो ये ध्यान में रखना, करंट साथ में चल रहा है तो दिक्कत हो रही है, करंट के साथ हमारा एक्सीडेंट हो रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन जो है वो आप लोगों को फॉलो करना है। और मैं एक आध एग्जांपल थोड़ा यहाँ पे बेसिक सा बता देता हूँ कि जिसमें बैटरी का वोल्टेज है मान लो 10 वोल्ट, या मैं जनरली ले लेता हूँ। ठीक है, कि E इज द EMF, और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1 है, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, और यहाँ पे E2 ले लेते हैं, इसको E1 ले लेते हैं, बस इतना ही लिखता हूं। ठीक है, सर्किट ऐसे दी हुई है। कोई भी सर्किट हो बच्चों, दोनों चीजें हमको डिसाइड करनी होती है कि हम लूप में ट्रेवल कैसे करेंगे, वो भी हम डिसाइड करेंगे, और करंट का डायरेक्शन भी हम ही डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो सपोज मान लो कि यहां से करंट जा रहा है I1 और यहां से करंट जा रहा है I2। मैं नॉर्मली जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट को बाहर निकालता हूं। ठीक है, तो यहां से करंट I1 I2 जा रहा है तो इधर मिलके जाएगा नीचे, तो इसको लिख दिया I1 + I2। अब ये करंट वापस इधर साइड I1 चला जाएगा और इधर साइड I2 चला जाएगा, घूम के वापस आएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया करंट का डायरेक्शन जो मैंने डिसाइड किया। अब मैं लूप में कैसे घूमूंगा वो भी मैं डिसाइड करूंगा। तो सपोज मैं इस लूप में घूमता हूं ऐसे, और इस लूप में मैं चाहूं तो क्लॉकवाइज घूम सकता हूं, चाहूं तो एंटी क्लॉकवाइज, कैसे भी घूम सकता हूं। तो यहां पे मैं घूमता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, स्टार्ट करता हूं मैं इस पॉइंट पे। यहां पे भी मैं प्रीफर करता हूं कि मैं बैटरी के बाजू में से स्टार्ट करूं और ऐसे घूमूं कि पॉजिटिव टर्मिनल ही आए, ताकि मेरे को इक्वेशन में नेगेटिव चाहिए ही नहीं। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं +E1। ठीक है, फिर आता है करंट साथ में चल रहा है तो प्रॉब्लम हो रही है, तो -I1 R1। देखो करंट जब साथ में चलता है हमारा तो नेगेटिव साइन, फिर हम ऐसे घूम के इधर आ रहे, करंट अभी भी साथ में चल रहा है तो नेगेटिव साइन, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ठीक है, और फिर वापस हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो इज इक्वल टू 0। जब हम ट्रेवल करके पूरा लूप वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आ जाते हैं तो इज इक्वल टू 0 कर देना। उसी तरीके से इस पॉइंट पे आप इक्वेशन यहां से स्टार्ट करके ऐसे घूमो, इक्वेशन लिख सकते हो +E2 -I2 R3 -I1 + I2 इंटू R2 इज इक्वल टू 0। तो सेकेंड इक्वेशन आप लोगों के लिए रख देता हूं, मैंने बोल दिया, आप लोग जो है इसको सुन सकते हैं फिर से। ठीक है, तो ये तो हो गया किरचॉफ के लॉज। किरचॉफ के लॉ पे आप लोगों को क्वेश्चन जो है बोर्ड पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना।
अब ये किरचॉफ लॉ का एप्लीकेशन है व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या काम आता है, तो इट इज यूज टू फाइंड अननोन रेजिस्टेंस। तो यहां पे आप लोग जो है कोई भी जो 4 रेजिस्टेंस देख रहे हैं उसमें से कोई एक अननोन रेजिस्टेंस है, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकता है। इट इज बेस्ड ऑन नल डिफ्लेक्शन। जो प्रिंसिपल है जिस पे ये व्हीटस्टोन ब्रिज काम करता है दैट इज नल डिफ्लेक्शन, ठीक है। अब ये बैलेंस कंडीशन है, कैसे आती है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। तो सपोज ये जो बैटरी है इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, यहां से करंट आई बताया हुआ है, आई में से इधर साइड जो करंट जा रहा है आई 1 लिखा हुआ है, मैं फिर से लिख देता हूं, दिस इज आई 1। और अगर आई में से आई 1 इधर चला गया तो इधर जो करंट जाएगा वो हो जाएगा आई माइनस आई 1। आई 1 में से इधर साइड करंट चला गया आई जी, अगर आई 1 में से आई जी इधर चला गया तो इधर जाएगा आई 1 माइनस आई जी। और यहां से आई जी आ रहा है, यहां से ये आ रहा है, तो ये दोनों मिलके इधर से जाएंगे, तो यहां पे जो करंट हो जाएगा वो हो जाएगा आई माइनस आई 1 प्लस आई जी, ठीक है। और ये करंट वापस यहां से मिलेगा और यहां पे फिर से करंट आई हो जाएगा जो वापस घूम के वापस जाएगा, ठीक है। तो करंट का डायरेक्शन हो गया। अब हमें लूप में कैसे घूमना है, तो मैं इस लूप में यहां से स्टार्ट करूंगा और ऐसे घूमूंगा, और इस लूप में मैं ऐसे घूम लेता हूं, ठीक है, ये डायरेक्शन। तो स्टार्ट करता हूं मैं यहां से, तो करंट के साथ में जा रहा हूं तो नेगेटिव, ठीक है। तो देखो यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, करंट के साथ में जा रहा हूं, तो मैं लिखूंगा माइनस आई 1 पी, करंट इंटू रेजिस्टेंस, वोल्टेज लिखना है हमेशा ध्यान रखना। फिर यहां से ऐसा जा रहा है तो माइनस आई जी इंटू जी, ये जी इज द गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस मान रहे, जी इज द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, तो ये हो गया करंट इंटू रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से गए माइनस माइनस, फिर इधर करंट सामने से आ रहा है तो प्लस, जब करंट साथ में चल रहा है तो नेगेटिव, करंट के साथ एक्सीडेंट हो रहा है तो पॉजिटिव, तो ऐसे जाऊंगा मैं तो पॉजिटिव, तो ये होगा प्लस आई माइनस आई 1 इंटू आर, रेजिस्टेंस की वैल्यू आर है यहाँ पे, तो यहां पे लिख देंगे आर इज इक्वल टू 0। ये होगा इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन, मैं इक्वेशन दूसरी लिखने के लिए करंट चेंज कर रहा हूं कलर, आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक क्यों। अब यहां से स्टार्ट कर रहा हूं और एरो के हिसाब से मैं ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। तो सामने से आ रहा है करंट तो पॉजिटिव, तो ये हो जाएगा ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं पॉजिटिव है तो लिखूंगा आई माइनस आई 1 प्लस आई जी इंटू एस, रेजिस्टेंस है तो एस, ठीक है। फिर इधर से ऐसे जाऊंगा, सामने से करंट आ रहा है पॉजिटिव आई जी इंटू जी, तो मैं लिखूंगा प्लस आई जी इंटू जी, और ये भी प्लस था तो इसके लिए भी प्लस, ठीक है। और फिर मैं ऐसे जाऊंगा तो करंट साथ में चल रहा है तो नेगेटिव, तो दिस इज माइनस, करंट की वैल्यू है आई 1 माइनस आई जी इंटू रेजिस्टेंस है क्यू, तो ये हो गया इज इक्वल टू 0, सबको ऐड कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जब इक्वेशन आप लिख देते हो उसके बाद जब बैलेंस स्टेट होता है उस समय गैल्वेनोमीटर से जो करंट होता है वो 0 होता है, तो दोनों इक्वेशन में हमको आई जी को क्या कर देना है 0, ठीक है। तो यहां से मैं आई जी को 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा माइनस आई 1 क्यू, ये टर्म 0 हो जाएगा, और यहां पे मैं आई जी को 0 करूंगा तो मुझे मिलेगा आई माइनस आई 1 इंटू एस इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिली, ठीक है। और इधर अगर मैं आई जी को 0 करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा माइनस आई 1 पी, ठीक है। फिर यहां पे मिलेगा आई माइनस आई 1 इंटू आर इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन मिली। अब बच्चों ये जो दोनों इक्वेशंस है इसमें देखो ये माइनस साइन है, जब ये इधर साइड जाएगा 0 के तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी माइनस साइन है, जब ये इक्वल टू की साइड जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर डिवाइड कर दो, तो जब आप पहले तो इसको इधर साइड भेज देता हूं तो मुझे मिलेगा आई 1 पी इज इक्वल टू आई माइनस आई 1 इंटू आर, और यहां पे मैं मुझे मिलेगा आई 1 क्यू इज इक्वल टू आई माइनस आई 1 इंटू एस। अब ये इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1, इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो जैसे आप डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा P बाई क्यू इज इक्वल टू आर बाई एस। सो दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज।
व्हीटस्टोन ब्रिज जब बैलेंस होता है तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई एस होता है। ठीक है, इसमें से एक जो होता है वो अननोन होता है, बाकी ये दोनों नोन होते हैं और ये वेरिएबल होता है। तो हम लोग इसको वेरी करते रहते हैं और जैसे बैलेंस होता है तब हमें नल डिफ्लेक्शन मिलता है। गैल्वेनोमीटर में से जीरो डिफ्लेक्शन होता है और तब हमें एस की वैल्यू मिल जाती है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स। ठीक है, और ये सेल्स अब हमारा लास्ट टॉपिक और ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें सेल्स इन पैरेलल जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डेरिवेशन है, 3 मार्क में आ सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ईएमएफ ऑफ अ सेल। तो यहाँ पे जो सर्किट है आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये सेल है। सेल के अंदर यहाँ पे बताया कि पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, उसके बाद ये इंटरनल रेजिस्टेंस है सेल का और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, एमीटर लगा हुआ है और यहाँ पे स्विच जो है वो ओपन है। ठीक है, देखो डिस्कनेक्टेड है। ठीक है, और अब जब ये ओपन होता है उस समय सेल के 2 टर्मिनल्स के क्रॉस हम जब वोल्टेज पता करते हैं तो हमें जो भी वोल्टेज मिलता है, ठीक है, दैट इज कॉल्ड ईएमएफ ऑफ सेल। तो लिखा ईएमएफ ऑफ सेल इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ द सेल व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग। नो करंट इज फ्लोइंग मतलब ओपन सर्किट। क्लियर है? तो ये तो हो गया ईएमएफ का डेफिनेशन। फिर आता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन पूरा सेम है, बस यहां पे आएगा व्हेन नो हटा दो करंट फ्लोस। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है इसमें देखो ये सेल है और इसके अक्रॉस एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पे जो की है उसको हमने ये क्लोज कर दी है। ठीक है, की को क्लोज कर दिया तो करंट फ्लो होने लग गया। यहाँ पे करंट भी दिख रहा है, आई करंट तुम्हें बताया हुआ, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो जब करंट फ्लो होता है अब ये 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज पता कर लो, जो भी वोल्टेज होगा दैट इज टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो आप लोगों को पहले तो ईएमएफ ऑफ सेल और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, पर दोनों का यूनिट जो है दैट इज वोल्ट, सेम यूनिट है। ठीक है, अच्छा अब यहां पे एक चीज बताता हूं कि ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू E माइनस आई आर जो है वो कैसे है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहां पे बच्चों आप देख सकते हो ये है चार्जिंग ऑफ सेल और ये है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग और चार्जिंग में क्या होता है डिफरेंस मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट फ्लो हो रहा है, करंट बाहर की तरफ जा रहा है, तो वो सेल डिस्चार्ज होता है। और अगर किसी सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट अंदर की तरफ आ रहा है, ठीक है, तो वो वाला होता है चार्ज। और इसके पॉजिटिव टर्मिनल में से देखो ये जो 2E है सेल, इसके पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर जा रहा है, तो ये होगा डिस्चार्ज और ये होगा चार्ज। समझ में आया? तो अभी हम लोग क्योंकि सिर्फ E वाले की बात कर रहे हैं तो इसलिए यहाँ पे डिस्चार्जिंग लिखा है और इस E वाला यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज हो रहा है। ओके, अब सुनना, देखो मैं क्योंकि यहाँ पे क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा है तो मैं इस पॉइंट पे बता रहा हूँ कि जैसे ये 2 पॉइंट है, इसके अक्रॉस हमें वोल्टेज फाइंड करना है। ठीक है, तो करंट जो है वो ऐसे फ्लो होगा। अब मैं अगर ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है तो मैं अगर किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाता हूँ A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ, तो A पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा VA। जब भी आप जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हो उसका पोटेंशियल लिख दो। फिर कौन सा टर्मिनल बाद में आ रहा है सेल में, नेगेटिव, तो मैं लिखूंगा माइनस E। फिर करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, करंट के साथ एक्सीडेंट, मैं ऐसे जा रहा हूँ, मैं A से B जा रहा हूँ और मेरा करंट से एक्सीडेंट हो रहा है, तो मैं लिखूंगा प्लस करंट इनटू रेजिस्टेंस। और जैसे मैं B पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो मैं लिखूंगा VB। तो यहां से मुझे मिल रहा है VA माइनस VB इज इक्वल टू E माइनस IR। और ये जो VA माइनस VB है ये तुम्हारा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। तो इसलिए तुम देख सकते हो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को क्या लिखा है, E माइनस IR। ठीक है, अब बच्चों ये तो हो गया कब, जब सेल डिस्चार्ज हो रहा है। देखो सेल के पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलता है, मतलब सेल डिस्चार्ज हो रहा है, उस केस में होता है E माइनस IR। जब सेल तुम्हारा चार्ज हो रहा है, यहां पे भी जो है यहां पे भी आप देख सकते हो कि ये डिस्चार्ज हो रहा है, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अगर ये 2 पॉइंट के अक्रॉस निकालोगे तो तुम्हें E माइनस IR मिल जाएगा। ठीक है, अब ये 2 पॉइंट के अक्रॉस आप पोटेंशियल डिफरेंस अगर निकालोगे तो क्या होता है, देखो जैसे ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, करंट अंदर जा रहा है इस बार, तो मैं A से B की तरफ जाता हूं तो B है, फिर बैटरी नेगेटिव टर्मिनल बाद में आ रहा है तो माइनस E, फिर करंट मेरे साथ में चल रहा है तो उसका भी माइनस IR, और B पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा तो इजिकल टू VB। तो यहां से मुझे पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB मिलता है E प्लस IR। तो ये ध्यान रखना बच्चों, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू है E प्लस IR और इस केस में E माइनस IR। तो ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ अ सेल, जब सेल को हम चार्ज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि हमारा सेल है, ठीक है, ये इसको मैंने यहां पे लगा दिया चार्जर। ये जो दूसरा बैटरी तुमको दिख रहा है ये चार्जर की तरह काम कर रहा है। तो हाँ, पर अगर एग्जाम में तुम्हें इसके अक्रॉस वोल्टेज पूछा हो
तो तुम करोगे E माइनस आई आर, और E जो है वो इसका यहाँ पे 2E दिख रहा है, तो 2E माइनस करंट इंटू इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो भी है, ठीक है। और करंट जो होगा वो टोटल वोल्टेज अपन टोटल रेजिस्टेंस करके फाइंड करोगे, ठीक है। तो ये दोनों ध्यान रखना बच्चों। अब एक और चीज, और वो है इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल क्या होता है कि सेल के अंदर जो भी चीजें होती है, जैसे इलेक्ट्रोड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, तो ये सब चीजें मिलकर जो रेजिस्टेंस ऑफर करती है इलेक्ट्रॉन्स को, दैट इज कॉल्ड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज बताता हूँ बच्चों, हमें पता है कि इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ये 2 पॉइंट के अक्रॉस, वो वोल्टेज है E माइनस आई इंटू आर। और ये 2 पॉइंट मतलब अगर मैं ऐसे जाता हूं तो E माइनस आई आर मिलता है, अगर मैं ऐसे जाता हूं तो मुझे खाली आई आर मिलता है। तो दिस इज इक्वल टू आई आर ऑल्सो। तो यहां पे मैं लिखूंगा E माइनस आई आर इज इक्वल टू आई आर। इक्वेशन 1 और 2 को मैंने इक्वेट कर दिया। क्या कर दिया? इक्वेट। मुझे इंटरनल रेजिस्टेंस अगर फाइंड करना है तो यहां से मुझे मिलेगा आई आर इज इक्वल टू E माइनस आई कैपिटल आर। या एक काम करते हैं, मैं पहले आई कॉमन निकाल लेता हूं। E इज इक्वल टू आई इंटू आर प्लस आर। आर प्लस आर की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आई, तो स्मॉल आर की वैल्यू हो जाएगी E अपॉन आई माइनस कैपिटल आर। और फिर से मैं करंट को इक्वेशन 2 की मदद से मैं लिख देता हूं V बाई आर, ठीक है। तो यहां से कैपिटल आर कॉमन निकालो, दिस इज E अपॉन V माइनस 1। तो ये एक इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है जो बोर्ड्स में इसके आने के चांसेस तो कम है, पर कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काम आता है, क्योंकि पोटेंशियोमीटर टॉपिक में ये फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है। फिर भी कुछ कह नहीं सकते हैं, अगर आपको इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जाता है और उसका डेरिवेशन भी पूछ लिया जाता है तो आपको लिखना है, 2 मार्क में आ सकता है, ठीक है। अब हमारा लास्ट 2 टॉपिक है, सेल्स इन सीरीज और सेल्स इन पैरेलल। सीरीज में टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2 और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 कैसे होता है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये जो 3 सेल्स हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है, अक्रॉस अ बल्ब, ठीक है। उसको बल्ब मतलब उसको रेजिस्टेंस कह सकते हो तुम, ठीक है। तो यहाँ पे सपोज मान लो कि ये एक सेल है जिसका ईएमएफ है E1 और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1। फिर ये दूसरा सेल है जिसका ईएमएफ है E2 और इंटरनल रेजिस्टेंस है R2। इस पॉइंट को मैं A नाम देता हूं, इस पॉइंट को मैं B नाम देता हूं, ठीक है। अब सेल सीरीज में है तो करंट जो है वो तो दोनों में क्या सेम फ्लो होने वाला है, तो मैं यहाँ पे करंट थ्रू आउट I बता दिया, ठीक है। अब इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, सपोज इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V1 और इसके अक्रॉस वोल्टेज इज V2, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम लोग जो है लिखने वाला है। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, देखो पॉजिटिव टर्मिनल में से करंट बाहर निकलने वाला है, ठीक है। तो ये सेल क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। तो हम लोग V इज इक्वल टू E माइनस आई आर करेंगे, तो E माइनस आई R1, ठीक है। और V2 की वैल्यू हो जाएगी E माइनस आई R2। करंट सेम है दोनों में, बस इतना ध्यान रखना, ठीक है। अब क्योंकि सीरीज में है तो टोटल वोल्टेज हो जाएगा V1 प्लस V2। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा E1 प्लस E2 माइनस R1 माइनस आई R2 है, तो I कॉमन निकाल लो, ब्रैकेट में R1 प्लस R2। ये हो गया टोटल वोल्टेज। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अगर मान लो मैं ये दोनों सेल्स को हटा के एक सिंगल सेल लगाता हूं, ठीक है, सिंगल सेल यहां लगा देता हूं जिसका ईएमएफ है E इक्विवेलेंट और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है R इक्विवेलेंट, और वो इन दोनों के बराबर है A और B के बीच में, और सेम करंट वो भी ड्रॉ कर रहा है, ठीक है, या सेम करंट जो है वो रिलीज कर रहा अकेला, ठीक है। तो अब ये 2 पॉइंट के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा V, टोटल वोल्टेज V, वो हो जाएगा E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। तो E इक्विवेलेंट माइनस आई इंटू आर इक्विवेलेंट। अब बच्चों इसको और इसको आप कंपेयर कर लो, कंपेयर करने से आपको मिलेगा E इक्विवेलेंट इज E1 प्लस E2 एंड R इक्विवेलेंट इज R1 प्लस R2, ठीक है। हेंस प्रूव्ड कि सीरीज में जो है टोटल ईएमएफ और टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ऐड होता है। अब यहां पे एक बात ध्यान से सुनना, ठीक है, और वो बात ये है कि अगर मान लो सेल्स ऐसे होते हैं E1 E2 R1 R2 माइनस प्लस प्लस माइनस, ठीक है, उल्टे कनेक्टेड है, तो उस केस में जो इक्विवेलेंट ईएमएफ है वो होता है E1 माइनस E2, ठीक है, या E2 माइनस E1 लिख सकते हो, जो भी बड़ा हो।
और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि सीरीज में है तो रेजिस्टेंस तो ऐड ही होने वाला है, तो रेजिस्टेंस प्लस होगा। ओके बच्चों, तो ये चीज आप ध्यान में रखना, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक इज सेल्स इन पैरेलल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दो सेल्स जो है जिसका ईएमएफ है E1, रेजिस्टेंस है R1, E2 R2, इनको पैरेलल में कनेक्ट किया है और ये उन दोनों का इक्विवेलेंट सर्किट है, ठीक है। कि सपोज A और B के बीच में इक्विवेलेंट ईएमएफ इज दिस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दिस, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करना है, ध्यान सुनना। सपोज मान लो कि यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I1 और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है I2 और टोटल करंट जो है दैट इज I, तो यहाँ पे टोटल करंट इज I, ठीक है। तो क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है तो मैं वोल्टेज को V लिखने वाला हूं। तो ऊपर वाले सेल के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस आई आर, यहाँ पे I1 लिखा है, और नीचे वाले सेल का क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस इज E माइनस I2 R2। अब देखो बच्चों, यहाँ पे वोल्टेज को मैंने क्या लिखा है V, क्योंकि पैरेलल वोल्टेज क्या रहता है सेम, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी इक्वल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहां से I1 फाइंड करना है, यहां से I2। तो इस इक्वेशन से I1 की वैल्यू हो जाएगी E1 माइनस V अपॉन R1 और यहां से हो जाएगी E2 माइनस V अपॉन R2, क्योंकि I1 I2 की वैल्यू। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है कि I इज I1 प्लस I2, तो टोटल करंट I जो है वो है I1 प्लस I2 और इन दोनों को ऐड कर दो। तो E1 बाई R1 मैं अलग से लिख रहा हूं और माइनस V बाई R1, और यहाँ पे हो जाएगा E2 बाई R2 माइनस V बाई R2, ठीक है। अच्छे सुनना, यहाँ पे इन दोनों का अलग लिख देता हूँ, E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, और इन दोनों में से V कॉमन निकला तो माइनस V, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ये सामने हो गया करंट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो सर्किट दिख रही है बच्चों जिसमें से टोटल करंट I फ्लो हो रहा है, तो ये सर्किट में भी दो पॉइंट के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट। और यहां से मुझे मैं क्या कर रहा हूं, देखो ये V की वैल्यू मैं फाइंड कर देता हूं पहले और मुझे इससे कंपेयर कर लूंगा, ठीक है। तो देखो V हो जाएगा ये माइनस वाले टर्म को पूरा इस तरफ और दिस I को इधर, तो ये E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 माइनस I, राइट। ये I को मैं इधर ला रहा हूं तो माइनस हो गया, और ये पूरे को मैं उधर लेके जाऊंगा तो V के साथ ये पूरा रहेगा, पर मैं V को अकेले को रख रहा हूं और बाकी पूरे को नीचे भेज देता हूं, तो ये नीचे आ जाता है। दोनों के नीचे रख सकते हो, होल डिवाइड में भी रख सकते हो, और मैं दोनों को डिवाइड करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यहाँ पे 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। और अब कंपेयर करो इसको और इसको, तो ये होता है E इक्विवेलेंट, और I इंटू R इक्विवेलेंट है तो I इंटू 1 अपॉन दिस, तो ये पूरा हमारा R इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं, ये हमारी E इक्विवेलेंट की वैल्यू है, तो E इक्विवेलेंट हो जाएगा E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2 अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और 1 अपॉन R इक्विवेलेंट जो है वो है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। पैरेलल का फॉर्मूला ये, और ये ध्यान रखना आपको। एक और चीज, ये सेल्स जो है दोनों एक जैसे कनेक्टेड है, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल दोनों का इस तरफ है। अगर एक का पॉजिटिव उधर होता है दूसरे का पॉजिटिव इस साइड होता है, तो उस केस में यहाँ पे माइनस साइन लिख देनी, ठीक है। ऊपर खाली, नीचे नहीं करना, खाली ऊपर माइनस साइन, ठीक है। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया फॉर सेल्स इन पैरेलल। और बच्चों ये जो टॉपिक था ये काफी इंपॉर्टेंट था बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा। तो होप आप लोगों को चीजें समझ में आ रही है बच्चों, और इसी तरीके से वीडियो और अगर देखने आप लोगों को तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करो, ठीक है। उसमें मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी चैनल को ग्रो करने में। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, ठीक है, थैंक यू।